सो हेलो गाइस, आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेसेस फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे थोड़ा टॉपिक्स का आपको आइडिया दूँ तो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हम। हमारा जो डाइजेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर जो जूसेस इन्वॉल्व होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे एंड वेरियस प्रोसेसेस पढ़ेंगे, उनके नाम पढ़ेंगे जूसेस के एंड क्या क्या होता है, डाइजेशन कैसे कैरी आउट होता है और बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करती है, ये सब पढ़ेंगे। तो 10th में जो बायोलॉजी का ये वाला चैप्टर है ये थोड़ा लेंदी एंड टफ़ नहीं बोलूँगा, बट इसमें याद करने का बहुत कुछ है। तो मतलब कंसेप्ट वो कन्फ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं, तो इसको ब्रिक्स में पढ़ना, मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। हमारी बॉडी को किसी भी चीज़ के लिए न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है और न्यूट्रिशन का हमारी बॉडी में रोल क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन होता क्या है एक्चुअल में, तो इसकी डिफाइन लिख लो। इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस which involves the taking of food and utilizes the food to meet the various ऑफ बॉडी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है जो फूड को इनटेक करता है और फिर उस खाने को एब्जॉर्ब करके और यूटिलाइज करता है हमारी बॉडी के वेरियस डिमांड के लिए। अब सवाल आता है कि वाई डू वी नीड एनर्जी। ये एनर्जी देता है तो वाई डू वी नीड क्या है इसकी एनर्जी की। तो क्या क्या नीड हो सकती है, कुछ सोचो। सबसे पहले तो ये मेंटेनेंस ऑफ बॉडी में हेल्प करता है, सो बॉडी के लिए चाहिए। दूसरा सोचो क्या है, हम खाना खाते तो ही बड़े होते हैं ना हमारे, जितना अच्छी हम बैलेंस डाइट लेंगे उतनी अच्छी हमारी ग्रोथ होगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। तीसरा, ये हमारे वॉर्न आउट टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है, तो रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज़, ठीक है। तो हमें न्यूट्रिशन का रोल समझ आ गया और एनर्जी का रोल समझ आ गया। अब न्यूट्रिशन के फेजेस देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन के कितने फेज़ होते हैं और हर एक फेज़ में क्या होता है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसके 5 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और लास्ट इजेशन। तो देखो, इंजेशन जैसे नाम से समझ आ रहा है, ये इसको हम बोल सकते हैं इनटेक ऑफ फूड। तो जो हम खाना खाते हैं, सबसे पहला लाइफ प्रोसेस या न्यूट्रिशन का स्टेप वही है। दूसरा डाइजेशन, डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जो हम खाना खाते हैं वो ऐसा पचेगा नहीं, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, फिर वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। अब आ जाओ एब्जॉर्प्शन पे, तो इसका लिख लो एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड एंड टेकिंग इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो सिर्फ क्या होगा, बॉडी एब्जॉर्ब करके थोड़ी ना छोड़ देगी, एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करके उसका यूज़ भी करेगी। तो बॉडी पहले एब्जॉर्ब करती है, डाइजेस्ट करती है
और फिर उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाती है। अब एसिमिलेशन क्या होता है, सिर्फ इससे तो नहीं होगा, उस फूड का यूटिलाइज भी तो होना चाहिए, तो इसको हम यूटिलाइजेशन भी समझ सकते हैं एसिमिलेशन को। तो लिख लो, यूटिलाइजिंग द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। ठीक है, अब मान लो हमारा खाना पच गया, हो गया, यूटिलाइज हो गया, एनर्जी बन गई, तो अब क्या होगा, जो फालतू में ज़रूरी थोड़ी ना, थोड़ा कूड़ा वगैरह भी बचेगा, हर चीज़ में बाई प्रोडक्ट्स तो बचती है, तो हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है। तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, पूप के फॉर्म में होता है, तो हम इसको कहेंगे पूप, पीसेस को कहते हैं। ठीक है, फीसेस। तो हमें यहाँ तक समझ आ गया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, न्यूट्रिशन के कितने फेजेस होते हैं, हर एक फेज़ को समझ लिया। तब इसके आगे चलते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है हमें, उसके मोड्स क्या है। तो हम इसमें पढ़ेंगे 2 मोड्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक वो मोड होता है जिसमें हम जो खाना है ना वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ट्रीज़ हो गए, प्लांट्स हो गए, इनके अंदर लीव्स होती है, और हमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कि लीव्स क्या करती है, सनलाइट यूज़ करती है, क्लोरोफिल यूज़ करती है, और खुद का खाना खुद बना लेती है। तो इनको कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम हाँ ना करते हुए कैसे ना कैसे तो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट है ना खाने के लिए। तो अब इनकी डिफाइन भी लिख लेते हैं। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये नोट्स आप साथ साथ बनाते हो चलना, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके बहुत हेल्प करेंगे नोट्स, और बहुत अच्छे नोट्स बनवाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द presence of sunlight and chlorophyll, and by utilizing carbon dioxide, water and minerals। और एग्जाम्पल में लिख लो इसके, देखो एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे, और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हेटेरोट्रॉफ्स के लिख लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं पहले। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism cannot prepare their own food but depend on directly or indirectly on the autotrophs for their
न्यूट्रिशन, इसके एग्जाम्पल लिख लो, फंजाई, अमीबा, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, पेन ज़्यादा मोटा हो रहा है, रुको, ये ठीक है। चलो, तो हमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ आ गया। तो एक और पॉइंट लिख लो इसके अंदर कि दो स्पीशीज which follows autotrophic nutrition are called autotrophs। इनको autotrophs कहते हैं। और सेम यही लिख लो, दो species which follow heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs। ठीक है, पहले वाला ही ठीक था। ठीक है, तो हमें इतना समझ आ गया। तो इसके बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस की भी डेफिनेशन लिख ही लो, तुम क्या करोगे, लिख लो। क्या हो गया, चल क्यों नहीं। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का। और ये इसमें तो इसकी जगह मैं इक्वेशन लिखवा देता हूँ, वो ज़्यादा पूछते हैं। तो यार इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये होती है हमारी, कुछ ऐसी दिखती है। CO2 plus H2O gives sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 प्लस का O2 प्लस का H2O, दोनों जगह देता है, मतलब अभी ऐसे समझ लो। पर ये इक्वेशंस इनकम्प्लीट है क्योंकि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि हमें कोई भी इक्वेशन होती है वो बैलेंस करनी होती है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। और उसको थोड़ा सा साइड लिख लो, यहाँ पे 12H2O, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये 6O2 आ जाएगा और यहाँ पे 6H2O आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम 6H2O मत लिखो, चाहे यहाँ 6H2O लिख लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये जो चीज़ है ना, ये हमारा मेन प्रोडक्ट और ये हमारा बाय प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है, जो बाय प्रोडक्ट होता है वो प्लांट की यूज़ नहीं होता, तो वो उसको एक्सक्रीट कर देता है, इजेस्ट कर देता है, मतलब फेंक देता है, तो उसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और जो खुद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ग्लूकोज है, वो खुद के लिए रख लेता है। तो एक और लाइन लिख लो यहाँ पे, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च in plants and as glycogen in animals। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो प्लांट्स में तो स्टार्च के फॉर्म में होता है, बट हमारे अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो एक और आता है सवाल जो इम्पोर्टेंट भी होता है कि व्हाट आर दी स्टेप्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो लिख लो, व्हाट आर दी स्टेप्स। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे मार्क्स कटे या तुम ऐसी बेसिक चीज़ों में मार्क्स कटवाओ, तो एकदम बेसिक लिखवा रहा हूँ। अभी एकदम बेसिक चल रहा है, आगे अच्छे लेवल का भी आएगा तो उसको भी हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे।
ताकि हमारे कंसेप्ट अच्छे रहे। तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लो, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, सेकेंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी to chemical energy, and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। इसको एक नाम भी देते हैं हम फोटोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस तो इलेक्ट्रिक की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक होता है, पर अगर लाइट की वजह से ब्रेक होता है तो वो होगा फोटोलिसिस। फोटो का मतलब ही लाइट होता है। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसको लिख भी लो, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वैसे तो लाइट की प्रेजेंस में होता है, बट यहाँ पे सनलाइट लिख लो। ठीक है, और तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से रख लेना। इसको भी एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रेड स्टार बना देते हैं। ठीक है, ये छोटा सा है बट याद रखना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। एक तुमको भी यहाँ पे होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क ज़्यादा कुछ नहीं है, तुम्हें पढ़ के आना है और लिख के लाना है। पता है क्या, तुम्हारी जो NCERT है ना, उसके अंदर एक, आई गेस नए वाली का आइडिया नहीं है मेरे को, पुरानी जो NCERT थी ना, उसके अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है, शायद एक्टिविटी 2 है। और उसके अंदर क्या है कि एक दो प्लांट ले रखे, देखो ऐसे, ये एक प्लांट ये, और यहाँ पे एक डिश रखी है एक में, और दूसरे सेटअप में जो प्लांट है उसके अंदर डिश नहीं रखी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ नो डिश। ठीक है, तो तुम्हें देखना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस डिश के अंदर क्या सब्सटेंस रखा है, दोनों की ग्रोथ में क्या फ़र्क है और रीज़न क्या है। ठीक है, ये तुम रीड करके आना ज़रूर। ठीक है, रीड करके आना, और उसके बाद तुम अगर समझ आ जाए तो इसको ना एक्सपेरिमेंट की तरह लिखना। एक्सपेरिमेंट की तरह मतलब जैसे लिखते हो ना, एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, ये सब। ठीक है, ये लिख के लाना। और ये अगली क्लास में वैसे तो डिस्कस करेंगे हम, छोटा सा टॉपिक है, बट ये तुम पढ़ के आना। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब आगे चलते हैं। तो अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टोमेटा होता क्या है, एपिडर्मल सेल्स और स्टोमेटा, ये सब बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ स्टोमेटा क्या होता है ये। तो तुमने सुना होगा जो लीव्स होती है ना, देखो ग्रीन कलर से बनाते हैं लीव्स, कुछ ऐसी दिखती है आई गेस, है ना। एक बीच में ये होता है पेटिकोल है, और ये हल्की हल्की वेन्स जाती है ऐसी, है ना, लीव्स ऐसी दिखती है। बट अगर हम इसको बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे दिखेगा, और मतलब होल्स दिखेंगे, और सच बताऊँ ऐसे नहीं दिखेंगे वो, कुछ हमें ऐसे दिखेंगे किडनी बीन्स की तरह, ऐसे और ऐसे। ठीक है, हमें बहुत सारे दिखेंगे ऐसे, तो हम इनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा का रोल क्या होता है, बहुत सारे रोल्स होते हैं, तो वो सब पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ आ गया ना स्टोमेटा क्या है। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा।
तो देखो सबसे पहले दी एपिडर्मल सेल, ये जो बना है ना, ये एपिडर्मल सेल से बना है, ठीक है। तो लिख लो, जैसे लिखवा रहा हूँ ये पढ़ लेना, क्योंकि अगर तुम साथ साथ नहीं समझोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। और तुम्हें हल्का सा भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं फ्री टू आंसर हूँ एकदम, ठीक है। तो दी एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीव्स कंटेन ओपनिंग कॉल्ड एज स्टोमेटा, ठीक है। तो जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं लीव्स के अंदर, उनके अंदर ओपनिंग होती है स्टोमेटा। दीज ओपनिंग्स आर सराउंडेड बाय बीन शेप्ड, बीन मतलब ये जो राजमा खाते हैं ना उसको कहते हैं बीन, तो बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड, किडनी जैसे दिखते हैं, ठीक है। बीन शेप्ड या किडनी शेप सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल्स, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। द ओपनिंग एंड closing of stomata is regulated by the guard cells, ठीक है। गार्ड सेल से होती है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। व्हेन वाटर स्लोली, या इसको ऐसे लिख लो, स्लोली हो छोड़ो, फ्लोज into the leaves, the guard cell swells and stomata opens, ठीक है। and as the water leaves या flows out of guard cells, stomata shrinks, ठीक है। मतलब सॉरी, स्टोमेटा श्रिंक नहीं होता, ऑफ गार्ड सेल दे श्रिंक, मतलब ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं, एंड स्टोमेटा क्लोजेस, ठीक है। स्टोमेटा बंद हो जाता है, समझ आ गया। अब इसका थोड़ा डायग्राम देखते हैं कैसा सा दिखता है, ठीक है। हम इसका स्वेल केस और वो दोनों देखेंगे। इसके अंदर ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। और इसका डायग्राम देखते हो, ठीक है। तो रुको थोड़ा नीचे कर लेंगे इसे। ठीक है, थोड़ी ऐसा सा बन रहा है, बट तुम बना लेना। ये देखो किडनी शेप सेल्स हो गए, और इसके ऊपर बहुत सारे ये ऐसे सेल्स होते, देखो ऐसे। और इनके अंदर एक डॉट डॉट लगा देना, इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी छोटे छोटे डॉट्स बना लो। इस साइड नहीं होते, ठीक है। ये ऐसे, और ये
ओपनड है, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। किससे करें? वाइट से करते, चलो। ये दोनों हैं एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। ये देखो, ये जो डॉट है ये है न्यूक्लियस ऑफ एपिडर्मल सेल। ये है हमारा स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है। ये जो बनाए हैं हमने ये है न्यूक्लियस ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। ये खुद क्या है? ये खुद है गार्ड सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे ना थोड़े ग्रीन कलर के भी मिलते देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगले चैप्टर्स में आएगा। नहीं तो आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स होते हैं, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये ओपनड है, ठीक है। पर जब ये श्रिंक हो जाता है, पानी बाहर चला जाता है, तो पता है कैसे दिखता है? कुछ सूखे हुए आम जैसा दिखता है। अब उसका डायग्राम बनाते, देखो। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ गया होगा, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये ऐसे कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। समझ जाना, ये चीज़ है। और ये ओपनिंग है। तो ओपनिंग पूरी तरह बंद नहीं होती, बट श्रिंक होने से बहुत कम हो जाता है स्टोमेटल रेट, ठीक है, ना के बराबर एकदम। तो ये ऐसा केस होता है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा भी लिख लेते हैं। एक मिनट। अभी स्टोमेटा काम क्या आता है? तो इसका रोल है सबसे पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो ये ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, वो इसी की वजह से होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। दूसरा ट्रांसपिरेशन। ये तुमने पहली बार सुना होगा, या शायद 9th में सुन के आए ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल सरफेस ऑफ लीव्स या प्लांट्स, एक ही बात है, ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है? दिस हेल्प्स प्लांट बी कूल। मतलब ये प्लांट को ठंडा रखता है। मतलब समझ आ गया ना? ये प्लांट को गर्मी होती है वो ट्रांसपिरेशन से, जैसे हमें पसीना आता है, तो सेम ही प्लांट को पसीना आता है एक तरह से। और ये प्लांट के अंदर से एक्सेस वाटर भी निकाल देता है। इसका एक और लिख लो, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। ये जो ऊपर ट्रांसपिरेशन होते हैं, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर के लिए ही होता है, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। इसके पॉइंट्स लिख लो। आपको अमीबा के बारे में तो पता ही होगा क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। और मैं समझा भी दूंगा। द अमीबा एक्सटेंड्स इट्स सूडोपोडिया। या आपने सुन रखा होगा नाम सूडोपोडिया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, फॉल्स फीट, तो अराउंड द फूड पार्टिकल टू engulf its food, ठीक है। सेकेंड, it forms a food vacuole where the food is broken down in simpler substance, ठीक है।
Third, these simpler substances then diffuse into cytoplasm, where it is utilized to provide एनर्जी टू दी सेल। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड रीच द प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन की बात होती है, and forms a contractile vacuole around it, from where it is diffused out of cell। थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है। ठीक है, अब ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक है। तो ये होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब इसके डायग्राम भी बनाने पड़ते हैं, तो इसका डायग्राम बना लेना। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा प्यारा सा अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस, और ये एक फूड पार्टिकल। इसने इसको देखा तो इसने अपने सूडोपोडिया निकाल दिया, ऐसे मगरमच्छ के मुंह की तरह। कुछ ऐसे देखो, और ये इसके बीच में आ जाएगा ऐसे, फिर इसको ऐसे बंद कर लेगा मुंह को। ठीक है, उसके बाद ये इसको डाइजेस्ट करके और कूड़ा फेंक देगा, और फिर नॉर्मल अपने उसमें आ जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ा बहुत ना मैं बताऊं, डॉट डॉट बना लेना है ऐसे। ये देखो, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो इसको, ये इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसके बाद ये इसने फूड वैक्यूल बनाया, देखो, और यहाँ पे वो फूड है इसका। अब इसके लास्ट में एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, द डाइजेस्टेड फूड इज absorbed by the cytoplasm। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। इसमें भी डॉट डॉट ही बना लेना, मैं अभी नहीं बना रहा, वो बना ही देता हूँ।
ठीक है। अब इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी तक इतना करके रखना और मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। तो आपको अभी तक के सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच।